हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे इस सेशन में। ऑलरेडी मैं आपको करीब करीब 21 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, तो बेसिक और सारे टाइप हमने क्वेश्चन किए हैं। तो अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको कोई एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक टॉपिक के अंदर ट्राइंगल पढ़ रहे थे, उस ट्राइंगल के अंदर एक टाइप है सिमिलरिटी, और उस सिमिलरिटी पे भी मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूँ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई एक टाइप है या कोई कॉन्सेप्ट है उसको मैं 2-3 क्वेश्चन करा के आपको छोड़ दूं। मैं एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको 30-30 40-40 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। बेसिक क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे करा चुका हूँ, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और पिछली सारी चीजें अब आपके माइंड में होनी चाहिए अभी तक हमने जो पढ़ी हैं, तो अब क्वेश्चंस के आप आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आज के सेशन में जो भी क्वेश्चन होंगे बढ़िया होंगे, और एक और सेशन होगा अभी आज के, देखते हैं कि कितने 10-12 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, तो आज उतने कम करेंगे। और भी सेशन होगा तो करीब करीब मैं सिमिलरिटी पे आपको 40 क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छे सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के आप क्वेश्चन होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी होगा, कुछ अच्छे भी है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में अ पॉइंट डी ऑन एबी is such that AD AB 2:5, D is parallel to BC with E on AC. Let M and N be the midpoint of DE and BC respectively. What is the ratio of the area of the quadrilateral BNMD to that of triangle ABC? कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो आपने सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर एक बिंदु डी ऐसा है कि ए डी और ए बी का रेशियो, ए डी मतलब ये और ए बी मतलब ये, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 2:5। ए डी और ए बी का रेशियो 2:5 है। ठीक है, डी जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये दिया हुआ है। अब इसमें मैं बार बार बिल्कुल नहीं बोलने की जरूरत है कि डी बी सी के पैरेलल है तो ये थेल्स थ्योरम से जो ट्राइंगल बनेंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ये आपके माइंड में फिक्स हो गया कि ये तो हो गई होगा ना। ठीक है, कुछ चीजें हैं कि जो आपको अब फिक्स हो गई, ये तो होना ही होना है, तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ई भुजा ए सी पर है, एम और एन क्रमशः डीई और बीसी के मध्य बिंदु हैं। डीई का मिड पॉइंट है एम और इसका मिड पॉइंट है एन। ठीक है, कह रहा है चतुर्भुज बी एन एम डी, चतुर्भुज जो बनेगा ना बी एन एम डी, इसके क्षेत्रफल का एबीसी के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। अब देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि ए डी ई और ए बी सी के एरिया का अनुपात 2/5 का स्क्वायर है। ये आपको पता है कितना है, 4/25 है। ठीक है, ये आप सभी समझते हैं, क्लियर है। आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल एडी है और ये जो ट्राइंगल एबीसी है, ये छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल ये समरूप है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इक्वल होता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 2:5 है, तो वो आ जाएगा 4 और 5, मतलब एडीई का एरिया 4 हो गया और पूरा एबीसी का एरिया 25 हो गया। तो यदि मैं इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालूं, तो ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है बी डी सीई, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 25 में से 4 घटाऊंगा तो 21, इसका एरिया 21 होगा। कितना हो जाएगा, 21 होगा। लेकिन हमसे ये पूछा है, तो आप देखो ये जो, जब भी ये थेल्स थ्योरम बन रही होती है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल, तो ये हमेशा ट्रेपेजियम बनता है। ये हमेशा ही क्या बन रहा होता है, ट्रेपेजियम बनेगा हमेशा ही। ठीक है, हमेशा ये ट्रेपेजियम बनता है, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि आमने सामने की दो भुजाएं क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती हैं। और यदि मैं इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, मैंने इस दोनों साइड के मध्य बिंदु को मिलाया है, तो उस केस में आप देखोगे कि आपका जो ट्रेपेजियम होगा ना, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार आपको ये बता दे रहा हूं यदि किसी को याद ना हो तो। मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो जो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, जो समानांतर भुजाएं होती हैं उनका योगफल गुणित ऊंचाई, ये होता है। अब ये यदि मिड पॉइंट है तो मतलब ये वाला हिस्सा मेरा बी का आधा हो जाएगा,
ये वाला हिस्सा मेरा a का आधा हो जाएगा और इसकी ऊंचाई तो यही है, मतलब ऊंचाई नहीं बदलेगी। मतलब a की जगह मैं यदि इस वाले हिस्से की बस बात करूं तो ये वाला हिस्सा जो है ये a का आधा b का आधा, मतलब ये a प्लस बी बाय 2 होगा, इंटू h है और बाहर हाफ है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो एरिया था उसका जस्ट हाफ और हो जा रहा है। मतलब ये जो बी एन एम डी का एरिया होगा वो इस बी सी ई डी के एरिया का हाफ होगा। ये जो बी एन एम डी का एरिया है वो बिस बी सी ई डी के एरिया का हाफ होगा। तो बी सी ई ए डी का एरिया जो आया है वो कितना आया है हमारे पास 21। तो बी एन एम डी का एरिया जो हो जाएगा 21 का हाफ होगा। तो ये एरिया आ गया। अब आपसे पूछा बी एन एम डी के क्षेत्रफल का एबीसी से, तो बी एन एम डी का क्षेत्रफल तो आ गया 21/2 और एबीसी का क्या था 25 था। तो 21/2 का रेशियो निकालना है 25 के साथ में, तो कितना आ जाएगा 21/50, कितना आ रहा होगा 21/50। ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे। यदि दो मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया तो बराबर में बटेगा, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा समान। तो ये पूरे का 21 आया था, ये 21 का आधा हो जाएगा, वो आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा भी था। ये हमने, यदि आप इस रेशियो की बात करें तो ये कम से कम 5 क्वेश्चन में यूज हो चुका है। ये रेशियो हमने लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां हमने पढ़ा शुरुआत में, ये मैंने आपको समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है। और अब आपका देखो, खुद से आप सोचो एक बार कि अब आपका दिमाग चलने लगा होगा। ठीक है, अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि कैसे हमें चीजें सोचनी है, क्योंकि इतने क्वेश्चन यदि आप ध्यान से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने खुद से भी क्वेश्चन ट्राई किए हैं। और मेरा फिर से सजेशन है कि यदि आपने नहीं किए हैं तो आप एक बार 15-20 मिनट बैठकर, आपने यदि पूरा टॉपिक पढ़ा भी है अच्छे से, तो आप जो 20 क्वेश्चन हुए हैं, 21 क्वेश्चन हुए हैं, उनको एक बार फिर से लगा लो, तो आपको चीजें खुद से बनेंगी। खुद से बनेंगी तो मजा आएगा ना आपको। कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में P इज अ पॉइंट ऑन ए बी पर एक पॉइंट P है, सच दैट एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब जैसे ही ये डायग्राम बना तो कुछ स्टूडेंट के मन में तो आ ही गया होगा कि भैया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं? जो छोटा और बड़ा है। कौन सा छोटा? ए सी पी और बड़ा ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन डायग्राम ये भी बताया आपको। ए सी दिया हुआ है 9 है, सी पी दिया हुआ है 12 है, बी सी दिया हुआ है 15 है, ए पी हमें बताना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया था। तो आप देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा कॉमन, ये एंगल क्या हो गया कॉमन हो गया, और ये एंगल दोनों क्वेश्चन में ऑलरेडी बराबर दिए थे। तो अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और जो ये छोटा ट्राइंगल है, इसका तीसरा एंगल ये बचा, इसका तीसरा एंगल तो ये बचा, और बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल जो है वो ये हुआ। बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये पूरा हुआ। ठीक है, तो ये जो ग्रीन एंगल है, ये ब्लैक और रेड, ये इक्वल है। आपको पूछा है एपी की वैल्यू। एपी जो है छोटे ट्राइंगल में रेड के सामने है, बड़े ट्राइंगल में रेड के सामने 9 है, मतलब एपी अपॉन में क्या लिखूंगा 9 लिखूंगा। अब छोटे ट्राइंगल में हमें ब्लैक के सामने 12 पता है और बड़े ट्राइंगल में ब्लैक के सामने 15 पता है, तो 12/15 लिख दो। अब बताओ 3 × 9, 3 × 5 = 15, तो एपी की वैल्यू आएगी 36/5, तो 7.2। तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए भी हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई, किसी क्वेश्चन में बीसी पूछा था, किसी में कुछ और पूछा था, किसी में कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो एग्जाम के हैं। मतलब आप यदि ध्यान से समझो तो इस एक पैटर्न के बेस पे मैं शायद आपको 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है कि हर बार कोई नया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हर बार सारे नए क्वेश्चन नहीं बनते। 10 क्वेश्चन यदि ज्योमेट्री के पूछ रहा है तो उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 8 क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं जो पिछले वर्षों में ऑलरेडी उन कॉन्सेप्ट में पूछ गए। और एनसीईआरटी के मैं 2-3 बार आपसे कह चुका हूँ कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार सारे कर लो। ठीक है, आप एक बार सारे क्वेश्चन कर लो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो उनसे आते ही आते हैं।
ये सब ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी की बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, तो फिर वही बना लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में D is a point on AB such that D AB पर एक पॉइंट है, such that BCD BCD ठीक है इज इक्वल टू BAC, इज इक्वल टू BAC। तो ये मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा हो जिसमें एक ट्राइंगल के अंदर कोई एक ट्राइंगल बने और कोई एक एंगल आपको बराबर दे दे, एक तो कॉमन हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है BD कितना है 18, BA कितना है 32, AC कितना है 25, ABC और BDC के पेरीमीटर का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, अब एक बार करो यार, कौन कौन सा ABC और BDC। तो आप देखो BDC का जो एंगल B है और ABC का जो एंगल B है, ये दोनों एंगल कॉमन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान से करना, दोनों एंगल क्या है कॉमन है। ठीक है, ABC, एक बार चलो किसी को डाउट हो रहा हो तो मैं अलग से बना दे रहा हूं, ये ABC और ये BDC, तो दोनों में ये B तो आ ही रहा है ना, B तो दोनों में बराबर है। BDC का जो एंगल C दिया हुआ है और ये इसके बराबर ही ये क्वेश्चन में दिया, तो अब इसका तीसरा एंगल बचा कौन सा, इसका तीसरा ये बचा और इसका तीसरा ये बचा। फिर एग्जाम में हमें अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसका तीसरा एंगल ये बचा। ठीक है, BDC का थर्ड एंगल ये है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका थर्ड एंगल ये है। तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो गए यहाँ पे, जो ट्राइंगल छोटू वाला ट्राइंगल है BDC और जो बड़ा ट्राइंगल है आपका ABC और BDC जो है वो क्या हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। अब रेशियो लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड का, तो हमें जो निकालना हम वो लिखेंगे और जो दिया है वो लिखेंगे। तो एक बार अब रेशियो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो यदि देखें तो आपने बोला कि सर हमें फाइंड करना है इनके पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब हमें तीनों साइड फाइंड करनी होगी। तो BDC की यदि ध्यान से देखें तो ना तो BC साइड पता है ना ही CD पता है, तो हमें BC और CD दोनों निकालनी होगी। बड़े वाले त्रिभुज ABC की देखें तो ABC की AB तो 32 है, AC 25 है, BC नहीं पता, मतलब सबकी BC निकालनी है। ठीक है, तो किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड यदि नहीं निकलेंगी तो पेरीमीटर नहीं निकाल सकते। परिमाप क्या होता है, हमें पता है कि परिमाप जो होगा पेरीमीटर का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, लेकिन कोई एक तो पता हो, कोई एक तो हो। देखो इस बात को समझो कि पेरीमीटर का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, लेकिन इसमें यदि ध्यान से देखें तो कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड दी नहीं है। अब ध्यान से देखो, जैसे ब्लैक के सामने यहाँ क्या है, छोटे में ये, ब्लैक के सामने यहाँ ये है, ये दोनों नहीं पता ना। यदि ये दोनों पता होती तो हम रेशियो लिख देते। रेड के सामने छोटे वाले, सॉरी ये ब्लैक के सामने गलत कर दिया मैंने, ब्लैक के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में ये है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये है, तो हमें ये तो पता है कि BD का मान कितना है, लेकिन हमें BC का मान पता नहीं है। यदि BC की वैल्यू भी पता होती तो सीधा रेशियो लिख देते। ठीक है, कोई नहीं सर, हम दूसरे एंगल पे सोच सकते हैं। तो रेड के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में AC है और छोटे वाले ट्राइंगल में रेड के सामने CD है, तो AC की वैल्यू पता है, CD नहीं पता, तो यहां से भी नहीं कर सकते। ग्रीन के सामने देखो तो बड़े वाले ट्राइंगल में AB है, ग्रीन के सामने बड़े ट्राइंगल में AB है और छोटे ट्राइंगल में क्या है, BC है। अब AB पता है, BC नहीं पता, मतलब यहां पे इस चीज को समझो। तो आप ध्यान से देखो, इस चीज को जब हम रेशियो लिखेंगे तो रेशियो में हमें बहुत अच्छे से चीजें यहां मिलेंगी। ठीक है, रेशियो में एक छोटी सी गलती ये कर दी, यहां पे मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को लिखा है, तो यही लिख लेते हैं। AC अपॉन CD लिखा था, AB अपॉन BC लिखा है, तो यहां जो हम लिख रहे थे, तो ब्लैक के सामने छोटे वाले में क्या लिखोगे और बड़े वाले में क्या लिखोगे, तो ऊपर BC आएगा, नीचे आएगा BD, तो तीनों रेशियो ही लिखे हैं एक्चुअल में हमने।
अब आप ध्यान से देखो इन दोनों रेशियो को यदि मैं गुणा करूंगा तो BC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AB इंटू BD। अब AB BD दोनों की वैल्यू पता है तो यहां से मुझे BC मिल जाएगा। AB कितना है 32, BD कितना है 18। इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 में से 18 को क्या लिखोगे 2 इंटू 9, तो 32 गुणे 2 कितना हो जाएगा 64। 64 तो बाहर क्या आ जाएगा 8 और 9 से क्या आएगा 3, तो ये 24 हो गया। तो BC 24 मिल गया। अब आप इस BC की वैल्यू यहां रख दो या यहां रख दो, आपको दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाएगा और जो आपकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा। और आपसे पेरीमीटर परिमाप का रेशियो पूछा है। आई थिंक बात को मेरी समझ पा रहे होंगे। हमसे परिमाप का रेशियो पूछा था तो परिमाप का रेशियो बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। तो हमें किन्हीं भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना था। अब इसमें दी नहीं थी तो हमने एक साथ तीनों रेशियो लिखे, तो यहां से हमें ये दिख गया कि BC की वैल्यू मिल गई। कहीं भी रख देते हैं, यहां रखते हैं मान लो तो AB की वैल्यू कितनी है 32, BC कितना आया हमारा 24। डिवाइड कर लोगे तो आंसर हो जाएगा, डिवाइड कर रहे होंगे तो वो आपका आंसर बनेगा। क्लियर है, 8 चौके 32, 8 दिया 24, तो 4/3। तो आपसे यही पूछा था ABC और BCD के परिमाप का अनुपात पेरीमीटर का रेशियो तो कितना होगा 4:3। आई थिंक कोई परेशानी कोई डाउट तो नहीं है किसी को, रहेगा तो आप एक बार फिर से डायग्राम बनाइएगा, फिर से रेशियो लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और उसी टाइप का। अब ये तीसरा क्वेश्चन है एक ही टाइप का, ठीक है। तो पहले शायद हमने ऐसे पैटर्न पे नहीं पढ़ाया था, समझाया था मैंने ये फिगर आपको, देखो पहले भी समझाया। आप बोलो सर ये फिगर नहीं पढ़ाया, तो ऐसा नहीं है, पहले ये फिगर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हाँ, अभी इस पे देखते हैं। ये भी तीसरा क्वेश्चन है और एक सेम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, तो हमने ट्राइंगल ABC बना लिया। त्रिभुज ABC में D इज अ पॉइंट ऑन AB पर एक पॉइंट D है। BAC बराबर है BCD के। देखो ध्यान से फिर वही दिया है, ये जो BCD एंगल है ना, BCD एंगल और ये जो BAC एंगल है, BAC एंगल क्वेश्चन के हिसाब से क्या है बराबर। क्वेश्चन में लिखा है कि BAC बराबर किसके है, BAC बराबर है BCD के। तो BD कितना दिया हुआ है 18, CD कितना दिया हुआ है 12, BC कितना दिया हुआ है 24। देन द रेशियो पेरीमीटर ऑफ ADC एंड BCD। फिर से हमसे वही पूछा है कि ADC और BCD के परिमाप का रेशियो। अब ध्यान से समझो, ADC मतलब ये छोटा वाला, तो ये ADC और इसका पूछा है। अब ADC का परिमाप निकालने के लिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हैं, इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी नहीं लगेगी। जो दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, एक छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, लेकिन दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है क्योंकि उनका केवल एक एंगल पता है, दूसरा एंगल उनका पता ही नहीं है। बड़े ट्राइंगल के साथ हो क्या जा रहा है कि उनका एक एंगल कॉमन हो जा रहा है। जैसे यदि मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो जब बड़ा ट्राइंगल ABC लोगे तब भी यही B आएगा और छोटा ट्राइंगल BCD लोगे तब भी यही B आएगा। तो बड़े ट्राइंगल के साथ ये सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले तो हम बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। छोटे ट्राइंगल का ये तीसरा एंगल ये बचा और बड़े ट्राइंगल का ये तीसरा एंगल। डायग्राम सेम वही है जो पिछला था, फिर से आपको समझा दिया। हम रेशियो लिखते हैं, ठीक है, रेशियो हम लिख लेते हैं। तो ब्लैक के सामने यदि देखें तो बड़े ट्राइंगल में क्या लिखोगे BC, ब्लैक के सामने छोटे ट्राइंगल में क्या लिखोगे BD, रेड के सामने यदि देखो बड़े ट्राइंगल में क्या लिखोगे AC, छोटे ट्राइंगल में क्या लिखोगे CD, ग्रीन के सामने बड़े ट्राइंगल में यदि देखो तो क्या लिखोगे AB, छोटे ट्राइंगल में क्या लिखोगे BC। तो वैसे ही रेशियो भी बने सेम इस बार भी, ठीक है, बस वैल्यू अलग दी है और पूछा अलग है। तो इतना सभी को समझ आ ही रहा होगा। BC की वैल्यू हमारे पास 24 है, BC की वैल्यू 24 है, BD की वैल्यू आपको 18 दी है, तो AB की वैल्यू आ जाएगी। मतलब यदि मैं इन दोनों रेशियो को देखूं तो इनमें मुझे BC की वैल्यू पता है, BD की वैल्यू पता है, तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है, AB हमें मिल जा रहा होगा। सिमिलरली AC और CD की वैल्यू, तो आप एक बार वैल्यू रख देते हैं। BC की जगह में यदि चाहूं तो BC की जगह में कितना रखूंगा 24, BD की जगह 18, AC पता नहीं है, CD की जगह 12,
ए बी पता नहीं है, बी सी की जगह 24। अब कैलकुलेट कर लो, एक बार इन दोनों रेशियो को ले लो और एक बार इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो एक एक करके ले रहे हैं, पहले इन दोनों को ले रहे हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 4 बार डिवाइड हो जाएगा और नीचे 3 बार डिवाइड हो रहा होगा। तो 3 से डिवाइड करोगे 12 को 4 बार तो AC 16 आ जाएगा। AC कितना आएगा? 16, ठीक है। अब वो आपको कैलकुलेट करना है, मैं एक बार बस ओरली ही आपको बता रहा हूँ। 6 से डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड किया 24 को तो 4 बार, नीचे 18 को तो 3 बार, उस 3 से 12 डिवाइड हुआ तो 4 बार, 4 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो AC 16 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों रेशियो को ले रहे हैं, तो इन दोनों रेशियो में देखोगे तो 6 से डिवाइड करोगे 24 को 4 बार, 18 को 3 बार, 3 से 24 8 बार, 8 चौके 32, तो ए बी 32 आ गया। ए बी क्या आ गया? 32 आ गया। अब ये मत करना कि सर अभी यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ आ रहा था तो रट लें, रटना नहीं है। वो तो क्वेश्चन मान लो आपको बदल के पूछा है एग्जाम में, थोड़ी पहले वो क्वेश्चन पूछेगा फिर ये क्वेश्चन पूछेगा। चेंज कर दिया मैंने अभी बस क्वेश्चन को अपने हिसाब से। तो आपको यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी मिल गई? 16, और ए बी की वैल्यू कितनी मिल गई? 32। तो यदि ए बी की वैल्यू है तो आप ए डी की वैल्यू भी बता सकते हैं। 32 में से 18 माइनस कर दे रहे होंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अब आप बताओ, आपसे पूछा है एडीसी और एबीसीडी, तो एडीसी की भी तीनों साइड पता है और बीसीडी की भी तीनों साइड पता है। तो एडीसी की तीनों साइड कितनी है? 14, 12, 16। और बीसीडी की तीनों साइड पता है, बीसीडी की क्या है? 18, 24, 12, यही तो है, 18, 24 और 12। अब इनको जोड़ लोगे रेशियो आएगा, तो 14 और 16 जोड़ोगे तो 30 और 12 क्या हो जाएगा? 42। 18 12 जोड़ोगे तो 30 और 54 कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। तो 42/54 आ रहा होगा। इसको भाग कर लेंगे तो 6 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को? समझ पा रहे हैं? सभी को क्लियर है? 3 क्वेश्चन एक जैसे एक ही तरीके से मिलते जुलते डायग्राम के बेस पे, इसमें भी तो सेम डायग्राम था, इसमें भी लगभग सेम ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ये रहा। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? यहाँ एंगल का साइन बना होना चाहिए था, जो भी इंग्लिश में देख रहे हैं, चलो ठीक है। तो कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी लेना है, तो ले लिया हमने एबीसी। AC 8.4 है, BC 14 है, P is a point on AB such that CP 11.2 है। एंगल ACP ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ACP इक्वल है एंगल B के। इस वाले एंगल के क्या है? ये बराबर है। चलो ठीक है, ये एंगल आपको बराबर दिया हुआ है, इक्वल है एंगल B के। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीबी? बीबी की लेंथ निकालनी है। देखिए ये बराबर है, कोई दिक्कत? ये तो बराबर हो गए। त्रिभुज एबीसी में AC आपको दिया हुआ है, BC आपको दिया हुआ है, PEB पर एक बिंदु है, और ये सारा तमाम आपके पास कहानी है। अब आप देखो, जब आप छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल लोगे तो सिमिलरिटी आपको लगानी होगी। तो सिमिलरिटी आप लगाओगे तो कौन से ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगेगी, ये ध्यान से देखो। कौन से ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगेगी? कोई एक छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा। तो बड़े ट्राइंगल के साथ, तो आप देखें तो इस छोटे ट्राइंगल में और इसमें एक एंगल हमें ये कॉमन बराबर दिया है। यदि इस एंगल को देखो तो ये कॉमन हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? कॉमन। और फिर जो तीसरा एंगल बचा, तीसरा एंगल तो यही बचा, ये थर्ड एंगल है और इसका थर्ड एंगल ये होगा। मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल ABC है बड़ा वाला ट्राइंगल, और जो ट्राइंगल ACP है छोटा वाला, वो सिमिलर है। कौन सा? ABC और ACP। ABC और ACP समरूप हैं, ABC सिमिलर टू ACP, ये है। आपको क्या निकालना है? BP, ठीक है, BP निकालना है। लेकिन BP तो इस ट्राइंगल की साइड है, अब वो डायरेक्टली तो नहीं मिलेगी। तो BP के लिए ये हो सकता है कि हमें AP और AB मिल जाए। तो देखते हैं, एक बार रेशियो लिखते हैं। तो जो ट्राइंगल सिमिलर है उनमें लिखते हैं। तो ब्लैक तो कॉमन है, ब्लैक के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? BC। छोटे वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? CP।
फिर आप देखोगे ग्रीन के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे, ए बी। छोटे वाले ट्राइंगल में ग्रीन के सामने देखोगे तो क्या लिखोगे, ए सी। फिर वैसे ही यदि आप देखो रेड वाले के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे, ए सी, और छोटे वाले में क्या लिखोगे, ए पी। ठीक, और ये रेशियो अभी आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, आप सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा। तो BC की वैल्यू आपके पास कितनी है, 14 है। CP की वैल्यू कितनी है, 11.2 है। AB की वैल्यू कितनी है, पता नहीं। AC की वैल्यू कितनी है, 8.4। AC की वैल्यू कितनी है, 8.4। AP की वैल्यू पता नहीं, ये था। तो देखो यदि मैं इन दोनों रेशियो को यूज करूंगा तो मुझे AB मिल जाएगा। ठीक, फिर मैं इसको इनमें से किसी के साथ भी यूज करूंगा तो मुझे AP मिल जाएगा, और AB में से AP में माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। AB में से AP में माइनस कर दूंगा, तो एक एक करके हमें रेशियो लेना है, तो एक एक करके हम रेशियो को लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम रेशियो को ले लेते हैं। तो पहले मैं इन पहले दो रेशियो को ले रहा हूँ। ठीक है, पहले इन दो पहले रेशियो को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो दोनों तरफ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, 14 से डिवाइड करो, टेबल याद है, 14 से डिवाइड करोगे तो 14 अट्ठे 112, 14 8 या 112 होता है 80, और 8 चौके 32। तो 14 से डिवाइड करोगे मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 14 से, अलग लिख दे रहा हूं मैं, इसको मैं ले रहा हूं, हाँ पॉइंट हटा दिया, तो 14 अट्ठे 112। तो यहां से ए बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू 84/4, तो 10.5। ए बी की वैल्यू मुझे 10.5 मिल गई। अब देखो कैलकुलेशन मैं आपको कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है, कैलकुलेशन आप एक बार खुद से करना, जोड़ घटाना गुणा भागी तो कर रहा हो। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों रेशियो को ले लेता हूँ, किसी भी रेशियो को ले लें। ठीक है, तो इन दोनों रेशियो को ले लेता हूँ और उनको फिर कैलकुलेट करूंगा, या आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई तो आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेशियो को ले सकते हैं। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, तो मैंने 14/11.2 इक्वल 8.4 अपॉन AP लिखा। ठीक है, अपॉन में AP लिखा, तो 14 से डिवाइड करता हूं तो कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 0.6 टाइम। तो AP की जो वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो 6.72। AP की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.72, तो AP की वैल्यू 6.72 आ गई, और ये कितना था, 10.5। माइनस करोगे 10.5 में से 6.72 हमें माइनस करना है, तो 3.78 आपकी वैल्यू बनेगी। कितनी बनेगी, 3.78। ठीक है, माइनस करके आप उसको निकाल सकते हैं, 3.78 आपका आंसर आ रहा होगा। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, सभी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सभी को समझ आया होगा। तो आपको ये भी वैल्यू मिल गई और ये वाली भी वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, माइनस करना, माइनस तो कर लोगे ना, 10 में से घटाना है 6 को, तो 10.5 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास पहले 7 ही माइनस कर दो तो 3.5 बचेगा, यहाँ से आपके पास और आ जाएगा वैल्यू, उसको ऐड कर दोगे तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि त्रिभुज ABC में DAC पर एक बिंदु है जिससे कि BD भुजा AC की माध्यिका है। ABC में D जो है एक बिंदु है और BD माध्यिका है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, माध्यिका है तो BDC 45 है, BAC DBC थीटा है, तो थीटा बताना है। ये आपको दिया हुआ और कुछ इसमें रिलेशन नहीं है। देखो यदि उसने ये माध्यिका दी है तो माध्यिका का कुछ तो यूज होगा। माध्यिका तो आप समझते हो ना, पता है कि भूल गए, माध्यिका कुछ होती थी, याद है, कोई था ऐसा तो नहीं काल्पनिक लग रहा हो कि यार क्या कल्पना की बातें कर रहे हैं, इमेजिनरी चल रहा है, ये पहली बार टर्म सुन रहे हैं। ठीक है, सब भूल गए होंगे, पिछला नहीं पढ़ा होगा तब। तो मीडियन हमने पढ़ा है कि ये मीडियन क्या होता है, मध्य बिंदु, मतलब यदि इसकी लेंथ A है तो इसकी लेंथ भी A ही होगी, ये कंफर्म सी बात है, इसमें होना ही है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल कितना है, 45, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा है। हमसे पूछा है BAC DBC थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, ये आपको दिया था। ठीक, और DAC पर एक बिंदु जिससे कि BD भुजा AC की माध्यिका, और कोई रिलेशन आपको दिया नहीं है।
ये 45 है, ये थीटा थीटा है। समरूपता की यदि हम बात करें तो सिमिलरिटी कब लगेगी, कम से कम दो एंगल इक्वल हो। तो मुझे ये बताओ यहाँ कोई एंगल इक्वल दिख रहा है, यहाँ से कहीं से भी कोई एक एंगल तो इक्वल दिख नहीं रहा कि कोई एंगल इक्वल दिख रहा हो। ठीक, आपको केवल ये दिख रहा है कि ये थीटा है और ये थीटा है। ये कितना है, 45 है। ध्यान से देखो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, छोटे वाले ट्रायंगल के साथ मत देखो, अभी इतनी देर से करते आ रहे हैं। ध्यान से देखो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। तो यदि मैं बड़े वाले ट्रायंगल को उठा लूं तो आप देखोगे कि ये थीटा है, ये है क्या, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको कॉमन दिख रहा है क्या? ये वाला जो कोण है, ये कोण उभयनिष्ठ है। आप बोलोगे सर किस किस में उभयनिष्ठ है? तो जब आप BDC लोगे, ध्यान से सुनना, जब आप BDC लोगे और जब आप ABC लोगे तो दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, मतलब ये अल्फा है। तो आप देखो ये जो BDC है उसमें भी ये अल्फा है, BDC, ये 45, ये थीटा, तो ये अल्फा, ठीक है। और ये जो ABC था, ABC में ये थीटा, ये अल्फा। अब मुझे ही बताओ दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो बराबर होगा ना, तीसरा क्या होगा, बराबर होगा ही होगा। मतलब ये पूरा एंगल मुझे 45 मिल गया, पूरा एंगल मुझे कितना मिल गया, 45 मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी मेरा आंसर नहीं आया, मुझे तो थीटा पूछा है, ठीक है। पूरा एंगल मुझे 45 मिल गया, थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब ऐसा हो सकता है यदि मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा तो भी मेरा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो खैर हमें रेशियो लिखना है। ट्रायंगल आपको समझ आ गया कि कौन से सिमिलर हैं। तो जो ट्रायंगल सिमिलर है उनकी अपोजिट साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तो थीटा के सामने यहां क्या लिखोगे, CD। बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या लिखोगे, BC। अल्फा के सामने यहां क्या लिखोगे, BD। बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या लिखोगे, AB, ठीक है। यही लिख रहे होंगे। और यदि ध्यान से हम देखें तो फिर आपका बचा 45 के सामने क्या लिखोगे, BC। और बड़े वाले में 45 के सामने क्या लिखोगे, AC। ऐसा कुछ रेशियो हमारा एक बनेगा, ये कोई रेशियो हमारा एक आ गया। यहां कोई वैल्यू देखें तो यहां आपको पता है कि CD हमने A मान के चले हैं, BC हमें नहीं पता है, BD हमें नहीं पता है, AB हमें नहीं पता है, BC जो है ये भी नहीं पता है। और AC की वैल्यू 2x हो जाएगी। AC की वैल्यू क्या होगी, 2x होगी। तो यहाँ 2a होगी, सॉरी। AC की वैल्यू यहां से यहां तक पूरा ले लेंगे ना तो 2a होगी। तो इसको यदि देखें तो यहां से BC स्क्वायर इक्वल आएगा 2a स्क्वायर। तो BC आ गया √2a, BC आ गया √2a, यहां तक आ गया, ठीक है। यहां तक अच्छे से सोच लो, कोई डाउट है तो बताओ। एकदम मैं आसाम से बता रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। मैं सबको साथ में लेके चले भाई, किसी को नहीं आ रहा समझ में या कोई दिक्कत है, दिमाग स्लो चल रहा है तो आप समझ पाओ। ये छोटे छोटे से कैलकुलेशन को हम छोड़ सकते थे। यहाँ BC हमारा √2a आ गया, BC कितना आ गया, √2a आ चुका है। इतना समझ आया है, इसमें कोई परेशानी किसी को, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो इसको रफ कर दें या लिखा रहने दे, इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम कर रहे हैं रफ। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए है, हमें ये एंगल चाहिए है कि ये एंगल कितना होगा। तो यदि किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड दी हैं, कोई एक एंगल दिया है, कोई एक एंगल निकालना है, तो प्लीज कोई मुझे बता दो कि क्या करना पड़ता है। और यदि आप ये नहीं बता पा रहे हैं, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है, तो आप फिर छोड़ दो पढ़ना, ठीक है। आप फिर इस पढ़ाई को छोड़ो। कि आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दे दी जाए, कोई दो साइड दी हो, एक कोण दिया हो और एक कोण निकालना है, तो क्या करते हैं। यदि ये आपके मन में अभी भी नहीं आ रहा, तब आपको बहुत सारे एक्सरसाइज की जरूरत है दिमाग की, ठीक है। कुछ तो आपको करना होगा, क्योंकि मैंने आपको साइन रूल पे
कम से कम 20 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो पढ़ाए थे। साइन रूल में क्या था, यदि कभी भी किसी भी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दे दे और एक कोण दे दे तो दूसरे कोण के लिए साइन रूल लगाते हो। साइन रूल क्या था, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। अब आया याद, आया कि नहीं आया, तो साइन रूल लगा देते हैं। तो थीटा निकालना है, तो आपको पता है यदि मैं ट्राइंगल देखूं बीडीसी ट्राइंगल में दो भुजाएं दी हुई हैं, सीडी पता है, अलग से बना दें क्या, चलो अलग से बना देते हैं। बीडीसी में ये थीटा है, ये 45 है, ये ए है और ये √2a है। तो आपको बीडीसी की दो भुजाओं की लंबाइयां पता हैं और एक कोण पता है, तो दूसरा कोण निकालना है। तो a अपॉन साइन ए √2a अपॉन साइन 45 बराबर a अपॉन साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होगी। तो 1 अपॉन √2 रखोगे, √2 अपॉन 1 अपॉन √2, तो ये 2 हो जाएगा। 2 इक्वल है 1 अपॉन साइन थीटा के, तो साइन थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन 2 के। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। कब होती है, 30 डिग्री पे। तो थीटा 30 डिग्री आएगा। तो जैसे मैंने बोला कि अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ना। ऑलरेडी हम 26 क्वेश्चन कर चुके, तो एक ही टाइप पे यदि 26 क्वेश्चन कराएं तो एक ही जैसे तो होंगे नहीं कि एक ही टाइप क्वेश्चन में एक ही जैसे लिखते जाऊं संख्या बदल के। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। सीजीएल के क्वेश्चन अब होंगे, जो भी सारे होंगे अब सीजीएल के क्वेश्चन होंगे। सीएचएसएल में या किसी और एग्जाम में इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जो भी लेवल हमारा होगा वो सीजीएल का ही होगा, तो सीजीएल में इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो पहले हमने यहाँ सिमिलैरिटी लगाई है, समरूपता लगाई है। समरूपता से हमें ये बीसी साइड पता चल गया। अब हमें ये पता चला कि एक त्रिभुज की यदि दो भुजाएं दिख गई और एक एंगल दिख गया, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया कोण के लिए साइन रूल लगाते हैं। साइन रूल यहाँ लगाएंगे और ये आंसर आएगा, ये क्लिक करना चाहिए माइंड में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहे कि एबीसी में एबी बराबर है एसी के। एबीसी ट्राइंगल लेना है और इस ट्राइंगल में AB बराबर है AC के। D भुजा AC पर इस तरह से एक बिंदु है कि BD BC के बराबर है। D यहां कोई बिंदु है और BD बराबर है BC के, ठीक है। AB कितना है, 12.5, AB 12.5, BC कितना है, 5 है। तो CD की माप ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल ABC में AB बराबर AC है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड AC सच दैट BD इक्वल BC, AB 12.5, BC 5, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ CD। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से डायग्राम पूरा बना लेते हैं और देखते जाते हैं। ABC ट्राइंगल था, ध्यान से समझना। एबीसी ट्राइंगल में AB और AC बराबर हैं, मतलब इनके सामने वाले एंगल क्या होंगे, बराबर। यदि इसको मैं थीटा मान लूं तो ये भी थीटा होगा। D एक पॉइंट है AC पर, तो ये ले लिया सच दैट AC BD इक्वल BC। BD, तो BD के सामने थीटा है तो BC के सामने क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब आपको ये बता रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ CD, ठीक है। ये सारी कहानी है। अब आप देखो, आपको समरूपता शायद दिखेगी आपको। यदि ये वाला वैल्यू कौन कौन सी दी है, 12.5, AB कितना है, 12.5, और AB बराबर है AC के, तो AC भी कितना हुआ, 12.5, और BC कितना है, 5, तो BD भी कितना हुआ, 5। हमसे पूछा क्या है, CD की माप हमें निकालनी है, CD की माप हमें निकालनी है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन दोनों के दो एंगल इक्वल ऑलरेडी हैं। कौन कौन से दो एंगल इक्वल हैं, देखिए ये थीटा है। ये जो छोटा ट्राइंगल है BCD, BCD में एक एंगल थीटा है, और बड़ा वाला ट्राइंगल ABC में भी यही थीटा है। दोनों में ये थीटा कॉमन हो गया, दोनों में ये थीटा कॉमन हो गया। इसके बाद जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका ये जो D कोण है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के इस B कोण के बराबर है। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल का तीसरा कोण बचा कौन सा, तो छोटे वाले का तीसरा कोण ये बचा, ध्यान से समझना।
और बड़े वाले का तीसरा कोण ये बचा। तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। सिमिलर हैं तो रेशियो लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ग्रीन वाले के सामने CD लिखते हैं क्योंकि CD ही तो हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमने CD लिखा। तो बड़े वाले में ग्रीन के सामने क्या आएगा, BC 5 है। बड़े वाले में ग्रीन के सामने BC कितना आएगा, 5 आएगा। इसके बाद छोटे वाले में ग्रीन के सामने CD लिखा था। छोटे वाले में यदि देखें तो छोटे वाले में ये जो कॉमन है इसके सामने क्या है, 5। बड़े वाले में इसके सामने 12.5। छोटे वाले में जो कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कौन सा है, थीटा। तो थीटा के सामने छोटे वाले में क्या है, 5 और बड़े वाले में क्या है, 12.5। बड़े वाले में क्या है, 12.5 है। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब इसको रेशियो को लिख लो, 5 और 5 25/12। तो 25/12 कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन, बस एक बार डायग्राम बनाना है। एक बार डायग्राम बना लो, चीजें समझ आ गई। और एक जैसे क्वेश्चन चल रहा है, देखो इसमें भी यही डायग्राम बना, इसमें भी यही डायग्राम था, 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 इसमें भी ये डायग्राम है। तो आप देखो 5 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। एक जैसे 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। और ये स्टार्टिंग में मैंने आपको 3-4 डायग्राम बताए थे। एक तो वो कभी की 2 जेड मिले, अभी उस पर क्वेश्चन नहीं आया, उस पर तो और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2 जेड मिल रहा है, जब भी 2 उल्टे जेड जोड़ोगे ना तो जो ट्राइंगल बनेंगे वो समरूप हो जाएंगे। और कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर आपको दूसरा ट्राइंगल दिख जाए, कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा ट्राइंगल दिख रहा हो तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन से फिगर हैं जिन पे क्वेश्चन चले आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि दिए गए चित्र में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। अब देखिए ये तो दिखना चाहिए हमारे दिमाग में, ये हमारे दिमाग में दिखना चाहिए कि कभी भी, इतने बार पढ़ा चुके आप खुद बोलोगे सर नहीं अब मत बताओ हमें तो पक्का क्लियर है। आपको ये बोलना चाहिए कि कभी भी यदि किसी भी त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे तो ये ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर, छोटा और बड़ा वाला। तो यहां में ये दिख रहा है कि जो ट्राइंगल ADE और ABC ये सिमिलर होंगे, ये सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आपको दिया हुआ AEEC का रेशियो, AE 4 EC 5, इनकी सभी संगत भुजाओं का रेशियो 4:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AE 4 है, EC 5 है, तो टोटल 9 हो गया, तो 4:9 होगा। ये आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, आपसे ENEC का रेशियो पूछा है, ENEC का रेशियो पूछा है। अब इसके अलावा देखो DN EB के पैरेलल है, DN पैरेलल है EB के। यहां फिर वही बात आ गई, ये जो ट्राइंगल ABE है और ये जो ट्राइंगल ADN है, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे भैया, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी वही होगा। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं AD और DB का रेशियो लिखूं तो AD DB का रेशियो कितना आएगा, 4 और 5, क्योंकि AE और EC का रेशियो यही है। तो आपको पता है ना थेल्स थ्योरम से कि AE बटे EC बराबर AD बटे DB होता था। तो AEEC का रेशियो 4-5 है तो AD DB का आएगा। और यही थेल्स थ्योरम इस वाले डायग्राम में लगाओ, इस वाले डायग्राम में लगाओ। तो यहां से भी ये वाला डायग्राम बस देखो, ये वाला, ठीक है। यहां से भी आप देखोगे तो यहां से भी आपको ये दिख जा रहा होगा। कौन से डायग्राम में आपसे कह रहा हूं, ADB और E में। तो यहां से भी आपको दिख जाएगा कि AD बटे DB बराबर AN बटे NE, AN बटे NE। तो यहां से AN और NE का रेशियो वही रेशियो आएगा जो AD और DB का रेशियो है। तो AD और DB का जो रेशियो है वो 4-5 है, तो AN और NE का रेशियो भी क्या आएगा, 4:5 आएगा। क्या आएगा, 4:5 आएगा। अब आपको पता है कि A से E तक ये टोटल कितना है, 4 यूनिट। उसमें से ये वाला हिस्सा कितना है, 5 यूनिट।
तो इस 4 यूनिट में से हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, एनई निकालना है। हमें एनई का रेशियो ईसी के साथ बताना। तो ईसी तो आपको पता है कि 5 यूनिट है, लेकिन ये टोटल कितना था, 4 यूनिट, और उसमें से एनई हमें निकालना है। तो 4 यूनिट को डिवाइड किससे करोगे, 9 से, और 5 से मल्टीप्लाई। मतलब मैं यदि आपसे बोलूं कि एनई कितना आएगा, तो एनई जो आ रहा होगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, डिवाइड किससे करोगे, 9 से, तो कितना आ जाएगा, 20/9। कितना आएगा, एनई 20/9 आएगा, और ईसी कितना है, 5 है। तो यदि मैं एनई को मतलब 20/9 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो 4/9 बचेगा। कितना आएगा, 4/9 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। क्या होगा, 4/9। तो ये आंसर भी आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार जल्दी से फिर से बता दे रहा हूं, केवल रेशियो बताऊंगा। देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल हैं, एक तो ABC, इसमें आपको पैरेलल कौन सा दिया हुआ है, DE। ठीक है, DE जो है वो आपको पैरेलल दिया हुआ है। तो यहां से मुझे पता है कि AD/DB का रेशियो बराबर है AE/EC के। ये रेशियो मुझे 4-5 मिल गया। सिमिलरली जब मैंने ट्राइंगल बनाया ABE और इसमें DN है, तो ये भी सिमिलर है, ये पैरेलल दिया है। तो यहां से भी AD/DB का रेशियो AN बराबर NE के होगा। तो AD/DB का रेशियो ये 4-5 था। अब लेकिन ये रेशियो है, मतलब दोनों रेशियो अलग अलग हैं। तो यदि AN और NE की बात करें, तो AN मेरा हो जाएगा 4 यूनिट और NE हो जाएगा 5 यूनिट। और AE की बात करें तो ये पूरा 4 है, ये भी 4 है, और ये क्या है, 5 है। तो हमें इनके रेशियो बराबर करने हैं, रेशियो को आपको रिलेट करना है। तो आप सिंपल सा ये करो कि आप तो ये टोटल 4 है, आप यहां से 5 की वैल्यू निकाल दो, मतलब NE निकालना है। तो आप 4 में से 5 निकालना है, डिवाइड बाय क्या करोगे, 9। तो 20/9 आ जाएगा NE की वैल्यू। अब NE 20/9 आया, और अपॉन में EC रखना है 5 से डिवाइड करोगे 20 को, तो 4/9 होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन में किसी को ऐसी कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं जा रही होगी। आप एक दो बार और सोचना। रेशियो यहाँ थोड़ा सा यूज अच्छा हो रहा है, रेशियो हमें ध्यान से समझ आना चाहिए था। बाकी थेल्स थ्योरम लग रही है सीधा, तो उसमें समरूपता को सोचने की जरूरत नहीं है। थेल्स थ्योरम तो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि सर इतना हमने क्वेश्चन कर लिए, तो अब तो एकदम जैसे ही क्वेश्चन दिखे तुरंत निकल के आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करें। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC D and E 2 पॉइंट ऑन दी साइड। ठीक है, SSC CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, CGL 2018 मेंस का क्वेश्चन है। और मैंने बोला अब जो क्वेश्चन होंगे वो सारे CGL के ही होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेवल भी उनका अच्छा रहेगा। तो आपको एक ट्राइंगल ABC दिया है, तो हमने एक ट्राइंगल ABC बनाया। ABC में D और E 2 पॉइंट हैं ऑन दी साइड AC एंड BC। AC पे एक पॉइंट D है और BC पे E है। कह रहा है सच दैट DE 18, DE जो है वो क्या है, 18 है, CE 5 है, DEC 90 है, DEC 90 है। इसको हम थोड़ा सा लाइन को सीधा बना लेते हैं ना, दिखने लगेगी 90 तो और अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। यदि उसने बोला है तो होगा, तो हम यहां ले लेते हैं, क्या समस्या, हमने यहां ले लिया E को, तो ये हमें 90 दिखने लगा। अब हमें D कितना दिया हुआ है, 18, ये EC कितना दिया हुआ है, 5, CE 5 दिया हुआ है, और ABC आपको दिख रहा है एंगल ABC 10 एंगल ABC 10 एंगल ABC 3.6 है। ठीक है, 10 जब मतलब इस एंगल के लिए 10 थीटा निकाला होगा, तो इस एंगल के लिए 10 की वैल्यू 3.6 दी है। ACCD का रेशियो पूछा है, और किसी दूसरे साइड की टर्म में, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो क्वेश्चन है नहीं, ACCD का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ये सारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, ये यदि मेरा कोई एक एंगल है, तो यहां से मैं यदि 10 थीटा निकालूं, तो 10 का रेशियो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लंबटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 18/5 आएगा, 18/5 आएगा। और आप ध्यान से देखो 18/5 3.6 होता है, मतलब ये जो 10
थीटा, थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ECD, या ये वाले एंगल के लिए मैंने निकाला है तो मैं ये लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 10 एंगल ECD बराबर 3.6 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है। जब मैंने एंगल बी के लिए निकाला तब भी 10 वही आया, सी के लिए निकाला तब भी 10 वही आया। मतलब ये कंफर्म है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल। तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा होगा, ये वाला एंगल भी मेरा थीटा ही होगा। इतना समझ आया है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये वाला एंगल थीटा होगा। तो यदि किसी त्रिभुज के कोई दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो ए भी इक्वल हो जाएगा AC के, ए भी इक्वल किसके हो जाएगा, AC के हो जाएगा। तो इतना यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई होंगी। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं, ठीक है। आपने इतना नोट कर लिया होगा, आप उसको फिर से देख के और नोट कर सकते हैं। ये हो गया। लेकिन अभी भी आप देखो, आपको फाइंड करना है AC-CD का रेशियो। AC मतलब ये और CD मतलब ये। तो AC जो है बड़े ट्राइंगल की साइड है, CD छोटे ट्राइंगल की साइड है। लेकिन बड़े ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल में कोई कॉमन अभी भी नहीं बन रहा, क्योंकि आप देखो यदि ऐसा कुछ होता कि एक वर्टेक्स से कोई लाइन आई होती तो हमें बन जाता। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में, यहाँ ये दिमाग हमारे पास होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही सही से ऑब्जर्व करे हूं तभी। तो आपको पता है कि इन सारे क्वेश्चन में किसी एक शीर्ष से सामने वाली साइड को जब एक लाइन मिला रही थी, मतलब यदि कोई सीवियन लाइन थी, सीवियन लाइन थी तो ट्राइंगल सिमिलर हो जा रहे थे। यहां कोई लाइन सीवियन है ही नहीं। सीवियन का मतलब ऐसी कोई भी एक लाइन नहीं है जो किसी भी एक ट्राइंगल के वर्टेक्स को सामने वाली साइड से मिला रही हो। तो हम एक लाइन ऐसी अपने मन से खींच लेते हैं, और हमने ये जो लाइन खींची है ये हमने इस लाइन के पैरेलल खींची है अपने मन से। ये लाइन हमने इसके पैरेलल खींची है, तो पैरेलल है मतलब वो एंगल हमने 90 का बनाते हुए खींची। अब देखो एक चीज किसी के मन में यदि आए तो आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में, आइसोसेलेस ट्राइंगल में, यदि कोई दो साइड बराबर हैं तो उनका जो उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, उससे जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके उभयनिष्ठ शीर्ष से, कॉमन वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन का भी काम करता है। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर। ये दोनों हिस्से क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कंफर्म है। इसको मैं कोई एक पॉइंट दे दे रहा हूं F। तो यहां से BF इक्वल होगा CF के, और ये BC का आधा होगा। ये मीडियन है क्योंकि माध्यिका का काम कर रही है। अब देखो ये सब छोटी चीजें हमारे दिमाग में है, ये सब लिखने की नहीं है, मैं एक एक चीज बता रहा हूं फिर भी कि भाई अच्छे से क्लियर हो। तो ऐसा कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं हो, एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें तो आप देखते जाओगे और होते ही जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट में आपको बता रहा हूं। अब आप देखो ये जो ट्राइंगल बना ACF और DCE, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों में एक एंगल 90 हो गया और दोनों में एक एंगल थीटा हो गया। तो इसका ये जो तीसरा एंगल है और इसका ये जो तीसरा एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान। तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर है तो यहां से हम रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें बड़े में 90 के सामने AC लिखेंगे, छोटे में 90 के सामने CD लिखेंगे। हमें AC-CD का रेशियो ही चाहिए था, तो हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें किसी और टर्म में चाहिए है तो देखते हैं। तो हमने ये लिखा AC के सामने, 90 के सामने AC लिखा और यहां लिख लिया। अब आप देखो इसके अलावा आप देखो तो ब्लैक के सामने, इस वाले एंगल के सामने, इस वाले एंगल के सामने EC लिखोगे। बड़े में लिखते हैं तो बड़े में क्या लिखोगे, CF लिखोगे। बड़े में क्या लिखोगे, CF लिखोगे। और यहां पे क्या लिख रहे होंगे, इसके सामने EC लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये भी सही है। फिर ये जो थीटा कॉमन था, थीटा के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में AF लिखेंगे और छोटे वाले ट्राइंगल में हम DE लिख रहे होंगे। छोटे वाले ट्राइंगल में DE लिख रहे होंगे। तो AC CD का जो हमें रेशियो चाहिए है,
BCCE 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 BCCE, BC और CE की टर्म में चाहिए है, BC और CE की टर्म में। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ CE तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। CF की जगह BC का आधा लिख सकता हूं, तो मैं यदि यहां CF की जगह BC/2 लिख दूं और नीचे EC लिखा है, तो ये AC और CD का रेशियो आ गया। और आपको देखो ऑप्शन में यही दिया है BC/2CE, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। AD/CD का रेशियो पूछ रहा था, AC/CD का रेशियो, तो AC/CD का रेशियो BC/2EC होगा। इसमें सिमिलरिटी भी लग रही थी और भी बहुत सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल का लॉजिक पता होना चाहिए, एक लाइन भी हमें अपने मन से कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है और ऐसा भी नहीं कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब 9th क्लास में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 9th क्लास का क्वेश्चन है, आप 9वीं क्लास में आप जाओ एनसीईआरटी की बुक उठाओ, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जब आप 9वीं क्लास में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो एग्जामिनर देखो ऐसा नहीं कि चीजें कुछ भी पूछता है, जो 9th क्लास में आपको पढ़ाया है उसकी अपेक्षाएं बस आपसे इतनी हैं कि भैया आप वो 9th क्लास के क्वेश्चन को कर लो, आपसे केवल 9th क्लास का पूछ रहा है वो। तो 9th 10th लेवल तक आप पढ़े हैं, फिर आप CGL देने जा रहे हैं, तो आप उतना आपको आना चाहिए ना, जो स्कूल में आपने पढ़ा उतना ही आप पढ़ लो, तो आपको पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे 30 क्वेश्चन करीब हो गए, कुछ और बढ़िया से क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें भी आप देखो कह रहा है, दिए गए चित्र में BC कितना है, 9 है, CE कितना है, 15 है, AC कितना है, AC पूरा ये होगा 4x-1, और CD कितना है, ये पूरा 5x+3, ये आपको दिया हुआ, x बताना है, ठीक है। ये वाला एंगल आपको 90 है और ये वाला एंगल आपको 90 है। अब आप यहाँ, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, आप देख पा रहे हैं यहां से ध्यान से, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एंगल C, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल C कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल C कॉमन है, DEC में भी और ABC में भी। अब तीसरा एंगल जो बचा, इसका तीसरा ये बचा और इसका तीसरा ये बचा, तो अब ये ट्राइंगल कॉमन है, अब आप रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप रेशियो लिख सकते हैं, तो इस वाले ट्राइंगल में ब्लैक के सामने क्या लिखोगे, 15, इसमें ब्लैक के सामने क्या लिखोगे, 9, आपको यहां पे 90 के सामने क्या लिखोगे, 5x+3, यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही लिख रहे होंगे। यहां पे 90 के सामने क्या लिखेंगे, 4x-1, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 तो 20x-5, 15x+9, तो 5x = 14 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 14/5, तो 2.8 आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन तो सीधा हो गया, क्योंकि इसमें कुछ खास था ही नहीं, सीधी सीधी आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं पड़ रहा, आपको उसने 90 दे दिया था, दूसरा बराबर दिख रहा था, सीधा सिमिलरिटी लगा दी, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा क्वेश्चन है फिर भी, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं लग रहा था जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में लगा था, 2 क्वेश्चन बढ़िया लेवल के थे, आगे और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये भी एंगल आपको 90 था, ये एंगल भी आपको 90 ही दिया है, हाँ लिखा है उसमें, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो लिखा है उसमें ये वाला एंगल भी क्या था, 90 था, ठीक। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर BC = CN, BC इक्वल है CN के, AB 12 है, AB कितना है 12, और BC कितना है 5, इसका मतलब CN भी कितना हुआ 5, ABC 90 है, ABC 90, देखो ये उसने लिख दिया कि 90 है, ANM 90 ये बना हुआ भी था, और फाइंड MN फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल में एक 90 है, ये वाला एंगल दोनों में क्या हो गया, कॉमन, तो ये भी एकदम सरल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा समरूपता दिख जाएगी। इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल, तीसरा एंगल ये है, और इस वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये है, तो ये ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि तीनों ही कोण क्या है, बराबर है, समरूप है, तो रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो लिखोगे, MN तो चाहिए, तो सबसे पहले तो MN ही लिख दे रहा हूँ, हाँ MN तो निकालना ही निकालना है,
mn रेड के अपोजिट है छोटे वाले में, तो रेड के अपोजिट बड़े वाले में bc, तो bc की वैल्यू 5 लिख रहा हूं। हाँ, सीधा मैं वैल्यू रख रहा हूं mn और bc निकालना था 5। अब आप देखो आपको कोई वैल्यू दी है क्या, तो ध्यान से देखो। आप पता है एग्जाम एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते, पूरा यही ध्यान देते रहते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं सिमिलरिटी में और सीधा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाते। ये समकोण त्रिभुज है, ये यदि 12 है, ये 5 है, तो ये पूरा 13 होगा कि नहीं होगा? ये 12 और 5 है तो ये 13 होगा, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें से ये 5 माइनस कर दो तो ये 8 बचा कि नहीं बचा? ये 8 बचेगा, तो आपको ये 8 मिल गया। तो इस वाले ट्राइंगल में ग्रीन के सामने क्या है? 8। बड़े वाले ट्राइंगल में ग्रीन के सामने क्या है? 12। ये आंसर आ गया, mn की वैल्यू 40/12। और डिवाइड कर सकते हैं आगे भी 4 से, तो 10/3 आपका आंसर बनेगा 10/3। कितना आ रहा होगा? 10/3। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्लियर? तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ पा रहे हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत आराम से एक एक टाइप पे मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं और पढ़ रहे होंगे तो आपको इस तरीके से ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको कोई 30-40 क्वेश्चन कराए इस तरीके से डिटेल में। ठीक है, फिर आपको क्या होता है कि एक टाइप पे मैंने कोई 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर ऑफलाइन क्लासेस में करा दिए जाते हैं या कहीं आप और पढ़ रहे होते हैं, फिर जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं तो होता नहीं है। तो इसीलिए मैं देखो आपको अभी जैसे हमने सिमिलरिटी स्टार्ट किया, अभी हम ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं और कितने घंटे पढ़ लिया यार, लगभग 16-17 घंटे तो ट्राइंगल में आपको पढ़ा ही चुका हूँ। आसानी से हमारे 150 अप्रॉक्स क्वेश्चन हो रहे होंगे, 150 अप्रॉक्स क्वेश्चन तो हो ही रहे होंगे ना, 150 करीब क्वेश्चन पे हम पहुंचने वाले होंगे, आसपास ही होंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको ट्राइंगल पे करा दिए। तो अभी बड़ा टॉपिक है, वेटेज ज्यादा है, और उस टॉपिक को आप बिल्कुल ऐसा हल्के में मत लो, आप उसकी वैल्यू को समझो। आप यदि सीजीएल का पेपर दे रहे हैं तो सीजीएल के पेपर में ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 नंबर में साइंस आएगा, 5 से 7 मार्क्स का ना, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब 14 नंबर का। और मैं कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 25 में से। ज्योमेट्री से प्री में यदि आप बात करें, ज्योमेट्री मेंसुरेशन दोनों से मिला के, तो प्री में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पूछेगा और मेंस में आपको कम से कम 15 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब आप देख रहे हैं कि जितना साइंस का वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का मिला के, उतना वेटेज अकेले इस टॉपिक का आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें टाइम तो देना होगा। और आप पूरा साइंस पढ़ते हो, कितनी सारी चीजें याद रखते हो, कितना कुछ रट्टा मारते हो, तब जाके आपको वो 5-7 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ यदि आप पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तो इसमें ये 100% गारंटी कि आप एक बार पढ़ लो, एक बार मेहनत कर लो, एक बार इस टॉपिक को टाइम दे दो, तो आप इसके 100 में से 100% ज्योमेट्री के क्वेश्चन करके आओगे। जितने क्वेश्चन आएंगे आप सारे करोगे और सही के करोगे और टाइम में करोगे। ये टॉपिक ऐसा है कि आप एक बार टाइम तो दो, एक बार आप उस पर मेहनत करो घर पे। एक बार मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, एक बार पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको 50-60 घंटे 70 घंटे उस टॉपिक को देना पड़ेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। फिर आपको उस टॉपिक को कम से कम 3 बार 4 बार रिवीजन की जरूरत है। एक बार में पढ़ने से नहीं होगा, 3-4 बार आप जब तक रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और ये टॉपिक स्किप करके आप एसएससी का कोई भी पेपर नहीं दे सकते, सीजीएल सीएचएसएल। और कहीं आप स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करो तो किस एग्जाम में नहीं आता, कौन सा ये ऐसा है कि 11-12 का टॉपिक है, ये 9th तक का टॉपिक है। 9th 10th में ये सारा, 9th के बाद तो 10th में भी ये टॉपिक सही से नहीं है। मीन्स 9th तक आप देखो ये टॉपिक हो गया, तो 9th लेवल का तो हर जगह गणित पूछता है। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको एग्जाम निकालना है तो ये पढ़ना ही होगा। तो उसमें कोई बिल्कुल मतलब उसको पढ़ते जाओ बस, उसमें कोई सोचो मत कि यार कितना बड़ा है या कितना टफ है या कितना लेंदी है या कब तक पढ़े, कुछ मत सोचो। ये सारे पॉइंट आप सोचोगे तो मन में थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या दिक्कत है, कुछ मत सोचो, बस पढ़ते जाओ। कितना दिन लगेगा, एक बार बैठ के पढ़ लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 1 महीने भी पढ़ लो, 1 महीने में भी अच्छे से पढ़ लो। रोज 2 घंटे पढ़ोगे, रोज 2 घंटे एक टॉपिक को, तो 1 महीने भी आपने बैठ के पढ़ लिया ना, तो बहुत हद तक आपका, कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इससे कम वेटेज रखते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज कर लिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं इस सेशन में। अभी और भी मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी पे, कम से कम अभी 10-12 और बहुत बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगले सेशन में। और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली करते जाएं, और डाउट वगैरह हैं आपके पास तो उनको भी आप ग्रुप वगैरह में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।